हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आसाम स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो यूपीएससी, एपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ गुड गवर्नेंस के बारे में। क्योंकि ये चैप्टर प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस एक चैप्टर माना जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, पार्टिसिपेशन, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, रेस्पॉन्सिवनेस, कॉन्सेंसस ओरिएंटेड, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड कंक्लूजन। ये सब आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए वीडियो पे और एंड तक देखते रहिए। फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम इंट्रोडक्शन। Recently, the terms governance and good governance are being increasingly used in development literature. Bad governance is being increasingly regarded as one of the root causes of all evil within our societies. इसका मतलब हाल ही में विकास साहित्य में शासन और सुशासन शब्दों का प्रयोग तेजी से किया जा रहा है। खराब प्रशासन को हमारे समाज में सभी बुराइयों के मूल कारणों में से एक माना जा रहा है। इसके बाद मेजर डोनर्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर इंक्रीजिंगली बेसिंग देयर एड एंड लोन्स ऑन द कंडीशन दैट रिफॉर्म्स दैट इंश्योर गुड गवर्नेंस आर अंडरटेकन। इसका मतलब प्रमुख दानदाता, जिसको मेजर डोनर्स भी कहा जाता है, और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, वो लोग अपनी सहायता और ऋण को इस शर्त पर आधारित कर रहे हैं कि सुशासन सुनिश्चित करने वाले सुधार किए जाए। तो नेक्स्ट देखते हैं गवर्नेंस। द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस इज नॉट न्यू, इट इज ए ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। सिंपली पुट, गवर्नेंस मीन्स द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस बाय विच डिसीजंस आर इम्प्लीमेंटेड और नॉट इम्प्लीमेंटेड। इसका मतलब ये गवर्नेंस वर्ड कोई नई वर्ड्स नहीं है, ये पुराने समय में ह्यूमन सिविलाइजेशन के टाइम पे यूज करता था। ये वर्ड पुराना समय में ह्यूमन सिविलाइजेशन के समय से ही कर रहा है। सिंपली में अगर बोला जाए, गवर्नेंस का मतलब द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, जो किसी भी प्रोसेस को इम्प्लीमेंटेड दे सकता है और नहीं दे सकता है। इसके बाद गवर्नेंस कैन बी यूज्ड इन सेवरल कॉन्टेक्स्ट सच एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल गवर्नेंस, नेशनल गवर्नेंस एंड लोकल गवर्नेंस। जैसे कि गवर्नेंस का बहुत सारा पार्ट होता है, जैसे कि एक होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दूसरा होता है इंटरनेशनल गवर्नेंस, तीसरा होता है नेशनल गवर्नेंस एंड फोर्थ नंबर होता है लोकल गवर्नेंस। इसके बाद सिंस गवर्नेंस इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड द प्रोसेस बाय विच डिसीजन आर इम्प्लीमेंटेड एंड एनालिसिस ऑफ गवर्नेंस फोकस ऑन द फॉर्मल। वही जो मैंने बोला है, गवर्नेंस डिसीजन मेकिंग इम्प्लीमेंटेड एंड नॉन इम्प्लीमेंटेड के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद एंड इनफॉर्मल एक्टर्स involved in decision making and implementing the decision made and the formal and informal structures that have been set in the place to arrive at implement the decision. Government is one of the actors in governance. इसका मतलब अनौपचारिक अभिनेता निर्णय लेने और किए गए निर्णयों को लागू करने में शामिल होता है, और निर्णय पर पहुंचने और लागू करने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक संरचना निर्धारित की गई है। सरकार शासन में अभिनेताओं में से एक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अदर एक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन गवर्नेंस वेरी डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ गवर्नमेंट दैट इज अंडर डिस्कशन। इन रूरल एरियाज, फॉर एग्जाम्पल, अदर्स एक्टर्स मे इंक्लूड इन्फ्लुएंशियल लैंडलॉर्ड्स, एसोसिएशंस ऑफ पीजेंट फार्मर्स, कॉर्पोरेटिव्स, एनजीओज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, religious leaders, finance institutions, political parties, the military, etc. इसका मतलब शासन में शामिल अन्य कलाकार सरकार के उस स्तर के आधार पर भिन्न होते हैं जिस पर चर्चा चल रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है, रूरल एरियाज इंक्लूड इन्फ्लुएंशियल लैंडलॉर्ड्स, एसोसिएशंस ऑफ पेजेंट्स फार्मर्स, कॉर्पोरेटिव्स, एनजीओज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, रिलीजियस लीडर्स, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल पार्टीज एंड मिलिट्री, ये सब शामिल हो सकते हैं। द सिचुएशन इन urban areas is much more complex. Figure 1 provides the interconnections between actors involved in urban governance.
At the national level, in addition to the above actors, media, logistic, international donors, multinational corporations, etc., may play a role in decision making or influencing the decision making process. इसका मतलब राष्ट्रीय स्तर पर उपरोक्त अभिनेताओं के अलावा मीडिया, पेरविकर, अंतर्राष्ट्रीय दाता, बहुराष्ट्रीय निगम आदि निर्णय लेने में या निर्णय लेने के प्रक्रिया को प्रभावित करने में भूमिका निभा सकते हैं। इसके बाद all actors other the government and the military are grouped together as part of the civil society. In some countries, in addition to the civil society, organized crime syndicates also influence decision making, particularly in urban areas and at the national level. इसका मतलब सरकार और सेना के अलावा सभी कर्तव्यों को नागरिक समाज के हिस्से के रूप में एक साथ सामूहिकृत किया गया है। कुछ देशों में नागरिक समाज के अलावा संगठित अपराध सिंडिकेट भी निर्णय लेने को प्रभावित करते हैं, विशेषकर शहरी क्षेत्रों में और राष्ट्रीय स्तर पर। इसके बाद सिमिलरली फॉर्मल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स आर वन मीन्स बाय व्हिच डिसीजंस आर अराइव्ड एट एंड इम्प्लीमेंटेड। At the national level, informal decision-making structures such as kitchen cabinets or informal advisors may exist. इसका मतलब इसी प्रकार औपचारिक सरकारी संरचनाएं एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं और उन्हें क्रियान्वित किया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर अनौपचारिक निर्णय लेने वाली संरचनाएं जैसे किचन कैबिनेट या अनौपचारिक सलाहकारी मौजूद हो सकते हैं। इसके बाद in urban areas, organized crime syndicates such as the land mafia may influence decision making. In some rural areas, locally powerful families make or influence decision making. Such informal decision making is often the result of corrupt practices or leads to corrupt practices. इसका मतलब शहरी क्षेत्रों में भूमि माफिया जैसे संगठित अपराध सिंडिकेट निर्णय लेने को प्रभावित कर सकते हैं। कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रूप से शक्तिशाली परिवार निर्णय लेने के प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह का अनौपचारिक निर्णय अक्सर भ्रष्ट आचरण का परिणाम होता है या भ्रष्ट आचरण की ओर ले जाता है। इसके बाद हम देखेंगे गुड गवर्नेंस के बारे में, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। गुड गवर्नेंस हैज 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक। It is participatory, consensus-oriented, accountable, transparent, responsive, effective and efficient, equitable and inclusive, and follows the rule of law. It assures that corruption is minimized. इसका मतलब जैसे कि गुड गवर्नेंस का 8 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले पार्टिसिपेटरी, इसके बाद कॉन्सेंसस ओरिएंटेड, इसके बाद अकाउंटेबल, इसके बाद ट्रांसपेरेंट, इसके बाद रेस्पॉन्सिव, इसके बाद इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एंड सबसे लास्ट में इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव। और ये सब रूल ऑफ लॉ के अंदर आता है और ये आश्वासन देता है कि भ्रष्टाचार कम हो गया है। नेक्स्ट, द व्यूज ऑफ माइनॉरिटीज आर टेकन इनटू अकाउंट एंड that the voices of the most vulnerable in society are heard in decision making. It is also responsive to the present and future needs of society. इसका मतलब यहाँ पर अल्पसंख्यकों के विचारों को ध्यान में रखा जाता है और निर्णय लेने में समाज के सबसे कमजोर लोगों की आवाज सुनी जाती है। ये समाज की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ पर हम देखेंगे गुड गवर्नेंस का कुछ इंडेक्स, जैसे कि पहले दिया हुआ है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स, इसके बाद कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसके बाद ह्यूमन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसके बाद पब्लिक हेल्थ, इसके बाद पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़, इसके बाद इकोनॉमिक गवर्नेंस, इसके बाद सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, इसके बाद जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, इसके बाद इन्वायरमेंट, इसके बाद सिटीजन सेंट्रिक एंड गवर्नेंस। ये सब कुछ गुड गवर्नेंस इंडेक्स के अंदर आता है। और नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पार्टिसिपेशन। Participation by both men and women is a key cornerstone of good governance. Participation could be either direct or through intermediate institutions or representatives. इसका मतलब पुरुषों और महिलाओं दोनों की भागीदारी सुशासन की प्रमुख आधारशिला है। भागीदारी या तो प्रत्यक्ष या वैध मध्यवर्ती संस्थानों या प्रतिनिधियों के माध्यम से हो सकती है।
इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू पॉइंट आउट दैट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी does not necessarily mean that the concern of the most vulnerable in society would be taken into consideration in decision making. इसका मतलब ये बताना महत्वपूर्ण है कि प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है कि निर्णय लेने में समाज के सबसे कमजोर लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा. इसके बाद participation needs to be informed and organized. This means freedom of association and expression on the one hand and organized civil society on the other hand. इसका मतलब भागीदारी को सूचित और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है. इसका अर्थ है कि एक और संघ और अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता और दूसरी ओर एक संगठित नागरिक का समाज. नेक्स्ट देखते हैं, रूल ऑफ लॉ. Good governance requires fair legal frameworks that are enforced impartially. It also requires full protection of human rights, particularly those of minorities. इसका मतलब सुशासन के लिए निष्पक्ष कानूनी ढांचे की आवश्यकता होती है जिन्हें निष्पक्ष रूप से लागू किया जाता है. इसके लिए मानवाधिकारों, विशेषकर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा की भी आवश्यकता होती है. इसके बाद impartial enforcement of laws requires an independent judiciary and an impartial and incorruptible police force. इसका मतलब कानूनों के निष्पक्ष कार्य के लिए एक स्वतंत्र न्यायपालिका, एक निष्पक्ष एवं निष्कलंक पुलिस बल की आवश्यकता होती है. नेक्स्ट गाइस, transparency. Transparency means that decisions taken and their enforcement are done in a manner that follows rules and regulations. इसका मतलब ट्रांसपेरेंसी का अर्थ है कि लिए गए निर्णय और उनका कार्यान्वयन नियमों और विनियमों का पालन करते हुए किया जाए. इसके बाद it also means that information is freely available and directly accessible to those who will be affected by such decisions and their enforcement. इसका मतलब इसका ये भी अर्थ है कि जानकारी स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और उन लोगों के लिए पहुंच योग्य है जो ऐसे निर्णयों और उनके कार्य निर्णय से प्रभावित होंगे. इसके बाद it also means that enough information is provided and that it is provided in easily understandable forms and media. इसका मतलब ये भी है कि पर्याप्त जानकारी प्रदान की गई है और ये आसानी से समझाने योग्य रूपों और मीडिया में प्रदान की गई है. यही है गाइस ट्रांसपेरेंसी. नेक्स्ट देखते हैं, रेस्पॉन्सिवनेस. Good governance requires that institutions and processes try to serve all stakeholders within a reasonable time frame. इसका मतलब सुशासन के लिए आवश्यक है कि संस्थाएं और प्रक्रियाएं उचित समय सीमा के भीतर सभी हितधारकों को सेवा प्रदान करने का प्रयास करें. आप नीचे देख सकते हो एक चार्ट दिया हुआ है. गुड गवर्नेंस साइट में दिया हुआ है अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, रेस्पॉन्सिव, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, फॉलोज द रूल ऑफ लॉ, पार्टिसिपेटरी, कंसेंसस ओरिएंटेड. ये सब कुछ गुड गवर्नेंस के अंदर ही आता है. इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कंसेंसस ओरिएंटेड. There are several actors and as many viewpoints in a given society. Good governance requires mediation of the different interests in society to reach a broad consensus in society on what is the best interest of the whole community and how this can be achieved. इसका मतलब किसी भी समाज में कोई अभिनेता और उतने ही दृष्टिकोण होते हैं. जैसे कि सुशासन के लिए समाज में विभिन्न होते हैं, मध्यमता की आवश्यकता होती है ताकि समाज में इस बात पर व्यापक बन सके कि पूरे सोसाइटी के सर्वोत्तम हित में क्या है और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकते हैं. इसके बाद it also requires a broad and long-term perspective on what is needed for sustainable human development and how to achieve the goals of such development. This can only result from an understanding of the historical, cultural, and social context of a given society or community.
इसका मतलब सतत मानव विकास के लिए क्या आवश्यकता है और इस तरह के विकास के लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर एक व्यापक और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य आवश्यकता है। ये किसी दिए गए समाज या समुदाय मतलब किसी भी सोसाइटी के हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट को समाज के परिणाम स्वरूप ही हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। A society's well-being depends on ensuring that all its members feel that they have a stake in it and do not feel excluded from the mainstream of society. इसका मतलब किसी समाज की भलाई ये सुनिश्चित करने पर निर्भर करती है कि उसके सभी सदस्यों को ये महसूस हो कि जिसमें उनकी हिस्सेदारी है और ये समाज की मुख्यधारा से अलग महसूस नहीं करते हैं। इसे कहते हैं इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। इसके बाद दिस रिक्वायर्स ऑल ग्रुप्स बट पार्टिकुलरली द मोस्ट वल्नरेबल हैव अपॉर्चुनिटीज टू इम्प्रूव और मेंटेन देयर वेल-बीइंग। इसका मतलब इसके लिए सभी सोसाइटी विशेष रूप से सबसे कमजोर लोगों और अपनी भलाई में सुधार करने या बनाए रखने के अवसर की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। Good governance means that processes and institutions produce results that meet the needs of society while making the best use of resources at their disposal. इसका मतलब गुड गवर्नेंस मीन्स प्रोसेसेस एंड इंस्टीट्यूशन प्रोड्यूस रिजल्ट्स का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए समाज की आवश्यकताओं को पूरा करे। और इसके साथ साथ The concept of efficiency in the context of good governance also covers the sustainable use of natural resources and the protection of the environment. और यहाँ पर ये कहते हैं कि गुड गवर्नेंस के संदर्भों में दक्षता की अवधारणा में नेचुरल रिसोर्सेज का सतत उपयोग और इन्वायरमेंट की सुरक्षा भी शामिल है। यही है इफेक्टिवनेस एंड इफिशियंसी का डेफिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं Accountability. Accountability is a key requirement of good governance. Not only governmental institutions, but also the private sector and civil society. Organizations must be accountable to the public and to their institutional stakeholder. इसका मतलब जवाबदेही सुशासन की एक प्रमुख आवश्यकता है, न केवल सरकारी संस्थान बल्कि निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज संगठनों को भी जनता और उनके संस्थागत हितधारकों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इसके बाद हु इज अकाउंटेबल टू whom वेरियस डिपेंडिंग ऑन वेदर डिसीजंस और एक्शंस टेकन आर इंटरनल और एक्सटर्नल टू एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। यहाँ पर यह दिया हुआ है कि कौन किसके प्रति जवाबदेह है और ये इस बात पर निर्भर करता है कि लिए गए निर्णय या कार्रवाई किसी संगठन या संस्था के लिए आंतरिक या बाहरी है। इसके बाद इन जनरल एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्टीट्यूशन इज अकाउंटेबल टू दोज हु विल बी अफेक्टेड बाय इट्स डिसीजंस और एक्शंस। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड विदाउट ट्रांसपेरेंसी एंड द रूल ऑफ लॉ। इसका मीनिंग है सामान्य तौर पर कोई संगठन या संस्था उन लोगों के प्रति जवाबदेह होती है जो उसके निर्णय या कार्यों से प्रभावित होंगे। पारदर्शिता, जिसको अकाउंटेबिलिटी भी कहा जाता है, और कानून के शासन के बिना जवाबदेही लागू नहीं की जा सकती। यही है गाइस अकाउंटेबिलिटी का डेफिनेशन। अभी फाइनल वर्ड कंक्लूजन पे आते हैं। फ्रॉम द अबव डिसीजंस इट शुड बी क्लियर दैट गुड गवर्नेंस इज एन आइडियल व्हिच इज डिफिकल्ट टू अचीव इन इट्स टोटलिटी। इसके बाद very few countries and societies have come close to achieving good governance in its totality. However, to ensure sustainable human development, actions must be taken towards this ideal with the aim of making it a reality. इसका मतलब पूरे वीडियो पे हमें ये समझ में आया कि गुड गवर्नेंस एक आइडियल है और उसे अचीव करना टोटली डिफिकल्ट है और बहुत कम कंट्री ये गुड गवर्नेंस अचीव कर पाया। यही है गाइस गुड गवर्नेंस का कंप्लीट वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।